ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 2 ड्रग इफेक्टिंग यूनिट नंबर 4 है ड्रग इफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले पार्ट में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से कुछ बातें जो है मैंने आपको बताई थी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये माउथ से स्टार्ट होता है और इसी तरह से लंग्स के जो एयर सेक होते हैं जिसमें अल्वियोलाई होते हैं यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाता है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये काम करता है, जिसमें मैंने आपको फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे साथ जो कॉमन डिजीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें मैंने आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के हवाले से बताया था कि इसमें हमारे जो ब्रोंकियोल्स या जो ब्रोंकी होते हैं, ठीक है, तो ये इरिटेशन की वजह से, एलर्जन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से फिर यहाँ पर जो है क्या होता है, सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है म्यूकस का। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है बहुत सारे मसले जो है पेशेंट को दरपेश हो जाते हैं। फिर इसी तरह से मैंने आपको एम्फीसीमा के बारे में बताया, अस्थमा के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी। इसके बाद फिर मैंने आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में बताया था कि ये हमारे साथ एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे लंग जो है बुरी तरह से मुतासिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और हम सही तरीके से सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। सो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो है ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर होता है, जो कि एकदम से काज नहीं होता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता काज होते होते फिर जब एक टाइम आता है कि ये अपने पीक तक पहुंच चुका होता है, तो इसके बाद फिर इस डिजीज़ के जो अलामात है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है पिछले क्लास में मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताई थी। फिर इसके बाद मैंने आपको एंटी हिस्टामीन्स के हवाले से बताया था कि एंटी हिस्टामीन्स जो है ये हमारे साथ वो ड्रग्स होते हैं जो कि हिस्टामीन्स को क्या करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। इसको सप्रेस करने का जो बुनियादी पर्पस होता है वो यही होता है कि जो इन्फ्लेमेशन काज हुई होती है इस हिस्टामीन्स की वजह से, उस इन्फ्लेमेशन को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इसके लिए हम एंटी हिस्टामीन्स ड्रग देते हैं जो कि हिस्टामीन्स H2 रिसेप्टर्स पर क्या करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हिस्टामीन्स जो है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाते। जब हिस्टामीन स्टिमुलेट नहीं हो पाते तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो फिर काज नहीं होती, और इस तरह से जो इन्फ्लेमेशन काज हुई होती है वो वापस से जो है नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक जो है हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं हिस्टामीन मीडिएटेड डिसऑर्डर की, मतलब हिस्टामीन्स की वजह से जो एबनॉर्मल कंडीशन अराइज होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हिस्टामीन्स की वजह से जो है एलर्जिक रिनाइटिस काज होती है, एनाफाइलेक्सिस काज होता है, एंजियोन्यूरोटिक काज होती है, ठीक है, एंजियोन्यूरोटिक एडेमा जिसे हम कहते हैं, ड्रग फीवर, इंसेक्ट बाइट रिएक्शन एंड आर्टिकेरिया। ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में मैंने आपको बताई थी कि हिस्टामीन क्या है। हिस्टामीन असल में हमारे इम्यून सिस्टम का क्या है, इम्यून सिस्टम के सेल है। इनका जो है इम्यून सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वो ये होता है कि जब भी हमारे बॉडी में किसी किस्म के फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर हो जाते हैं तो ये हिस्टामीन जो है इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उस फॉरेन बॉडी या फॉरेन ऑब्जेक्ट को एक्यूमुलेट करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को काज कर देता है। इससे ये होता है कि एक तो जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि इसके इन्फ्लेमेशन काज करने की वजह से जो दूसरे इम्यून सेल होते हैं तो उनको एक सिग्नल मिल जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो तमाम इम्यून सेल्स होते हैं, जिसमें आपके पास टी हेल्पर सेल आ जाते हैं, टी के नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, ये सारे जो है उस टारगेट साइट
तक जो है पहुंच जाते हैं और वहां पर जो फॉरेन ऑब्जेक्ट होते हैं उसको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही हिस्टामीन जब ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो इसकी वजह से फिर बहुत सारे हमारे लिए मसले जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर इस हिस्टामीन को सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी हिस्टामीन्स ड्रग्स देते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस होते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत जो है आपको वो बातें याद रहेगी। यहाँ पर अब हम बात करते हैं एंटी हिस्टामिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एंटी हिस्टामिन्स किस तरह से काम करते हैं। एंटी हिस्टामिन्स का काम ये होता है कि जब हम एंटी हिस्टामिन्स को एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये H1 रिसेप्टर साइट जो है उसको ब्लॉक कर लेते हैं। क्यों ब्लॉक करते हैं, इसलिए ब्लॉक करते हैं कि इसके साथ जो हिस्टामिन्स होते हैं वो बॉन्डिंग करते हैं। जब हिस्टामिन्स बॉन्डिंग कर लेते हैं तो इस वजह से वो एक्टिवेट होकर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स जो हम देते हैं तो वो इसी मकसद के लिए देते हैं कि हमारे साथ जो H1 रिसेप्टर साइट होता है इसके साथ ये एंटी हिस्टामिन्स ड्रग जो है ये बॉन्डिंग बनाकर इस साइट को ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर इस जो हिस्टामिन्स होते हैं इसके लिए कोई जगह नहीं रहती बॉन्डिंग करने के लिए या इंटरेक्शन करने के लिए। तो इस वजह से ये हिस्टामिन्स जो है ये फिर एक्टिवेट नहीं हो पाती। जब ये एक्टिवेट नहीं हो पाती तो इस वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो फिर नहीं होती और इस वजह से जो हिस्टामिन्स रिस्पॉन्सेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। तो पिछले क्लास में जो है हमने यहाँ तक जो है इसको डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे हिस्टामिन्स के इफ़ेक्ट के, कि हमारे साथ जो हिस्टामिन्स होते हैं हमारे बॉडी में ये किस तरह के इफ़ेक्ट्स को जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ब्लड वेसल की डायलेशन करती है और जो परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये सेलेवरी, गैस्ट्रिक, लैक्रिमल और ब्रोंकियल सिक्रीशन को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसके साथ साथ जब ये मैस्ट सेल्स रिलीज हिस्टामिन, जब मैस्ट सेल्स हिस्टामिन को रिलीज करते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में फिर एलर्जिक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या, ये कौन करता है, ये हिस्टामिन्स की वजह से ये सब कुछ होता है। तो जब हम ऐसे कंडीशन में एंटी हिस्टामिन्स ड्रग देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं, ये सारे इफेक्ट्स रिवर्स हो जाते हैं। जैसे कि ब्लड वेसल की जो डायलेशन और जो परमेबिलिटी होती है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर इंक्रीज है लेकिन जब हम एंटी हिस्टामिन्स देते हैं तो इसकी वजह से ये डिक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ जो सेलेवरी, गैस्ट्रिक, लैक्रिमल और ब्रोंकियल सिक्रीशन है जो कि अभी इंक्रीज हो रही है, जब एंटी हिस्टामिन देते हैं तो एंटी हिस्टामिन देने की वजह से ये सारे जो है क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ एलर्जिक रिएक्शन जो है ये भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो एंटी हिस्टामिन जो है हम इस वजह से क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई है एंटी हिस्टामिन्स के इफेक्ट्स के बारे में। यहाँ पर कहते हैं कि रिड्यूस डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल की जो परमेबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो उसको भी रिड्यूस कर लेती है और जो ब्लड वेसल डायलेशन है उसको भी क्या कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है। इसके साथ साथ सेलेवरी, गैस्ट्रिक, लैक्रिमल एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन को भी रिड्यूस कर लेती है। इसके अलावा बाइंड टू हिस्टामिन रिसेप्टर्स दस प्रिवेंटिंग हिस्टामिन फ्रॉम काजिंग अ रिस्पॉन्स। जब ये एंटी हिस्टामिन ड्रग हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ बॉन्डिंग कर लेती है, उसके साथ जुड़ जाती है तो इसकी वजह से जो हिस्टामिन है वो एक्टिवेट नहीं होते, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को ये काज नहीं करता। इसके अलावा काजेज
रिड्यूस कैपिलरी परमिबिलिटी, व्हील एंड फ्लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या करती है, कैपिलरी परमिबिलिटी को जो है ये रिड्यूस करती हैं। इसके साथ साथ व्हील एंड फ्लेयर फॉर्मेशन, व्हील एंड फ्लेयर फॉर्मेशन से मुराद ये है कि जब टिश्यूज से फ्लूइड जो है टिश्यूज से जब फ्लूइड जो है वो टिश्यूज में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। और फ्लेयर फॉर्मेशन से मुराद ये है कि जब जो टारगेट एरिया होता है वो रेडनेस का शिकार हो जाते, रेडनेस का शिकार हो जाए, ठीक है, वहाँ पर जो है रेडनेस प्रोड्यूस हो जाए, वो हीटअप हो जाए, तो इसको हम मेडिकल टर्म में फ्लेयर फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इचिंग, ड्राइंग इफेक्ट, डेट reduces nasal, salivary and lacrimal gland secretion। इसके अलावा जब एंटीहिस्टामीन्स हम देते हैं तो इसके साथ साथ इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो ये है कि ये इचिंग सेंसेशन काज करती है, जो नेजल, सेलेवरी, लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रीशन होती है उसको रिड्यूस करके ड्राइनेस को काज करती है। इसके अलावा सम एंटीहिस्टामीन्स काजेज ड्राउजीनेस, कुछ हमारे साथ ऐसे एंटीहिस्टामीन्स भी है जो कि ड्राउजीनेस को भी काज कर सकती है। अब यहाँ पर एक बात जो है आप लोगों के माइंड में पैदा होगी कि ये एंटीहिस्टामिन ड्रग जो है हम कब अपने पेशेंट को देंगे, कौन सी कंडीशन में जो है एंटीहिस्टामिन ड्रग्स पेशेंट को देने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो पेशेंट जिनको नेजल एलर्जीज हो तो इसके लिए हम पेशेंट को एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं। इसके अलावा सीजनल या पेरिनियल एलर्जिक रिनाइटिस किसी को काज हुई हो तो उसके इलाज के लिए हम एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस के लिए दे सकते हैं। मोशन सिकनेस, पार्किंसन डिजीज, स्लीप डिसऑर्डर, इन किस्म के इन सारे जो कंडीशन है, ठीक है, इन कंडीशन में हम एंटीहिस्टामिन ड्रग्स अपने पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। Also used to relieve symptoms associated with common cold such as sneezing, a runny nose, palliative treatment or not curative। इसी तरह से हमारे साथ जो कॉमन कोल्ड के जो साइन सिम्टम्स होते हैं तो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये एंटीहिस्टामिन ड्रग्स अपने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? हेलो? नो सर। ओके जी, वेरी गुड। एंटीहिस्टामिन नर्सिंग इम्प्लीकेशन, इसी तरह से वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें एंटीहिस्टामिन नहीं देना चाहिए, या सर डायलेशन को कम करते हैं, मतलब कंस्ट्रिक्शन करते हैं एंटीहिस्टामिन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कंस्ट्रिक्शन करती है, लेकिन कंस्ट्रिक्शन भी इस वजह से करती है कि जो इन्फ्लेमेशन काज हुई होती है, ठीक है, तो उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जाए। जो सिक्रीशन इंक्रीज हुई होती है तो उस सिक्रीशन को रिड्यूस करने के लिए जाहिर बात है वाल्स जो ब्लड वेसल होंगे उसको कंट्रैक्ट करेंगे। जब उसको कंट्रैक्ट करेंगे तो वो वाल्स जो है वो ब्लॉक होंगे जहां से सिक्रीशन हो रही होती है। तो जब वो ब्लॉक होंगे तो सिक्रीशन जो है वो फिर नहीं होंगी और इस तरह से सिक्रीशन क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी। जी सर। नर्सिंग इम्प्लीकेशन की अगर हम मजीद बात करें कि कौन सी कंडीशन में हम ये नहीं दे सकते और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें एहतियात के साथ जो है पेशेंट को देने होंगे, तो उसमें सबसे पहले कंट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूट अस्थमा अटैक एंड लोअर रिस्पायरेटरी डिजीजेस सच एज निमोनिया, ठीक है। मतलब वो कंडीशन जिसमें एक पेशेंट जो है अस्थमा का शिकार हुआ हो, ठीक है, या लोअर रिस्पायरेटरी डिजीज उनको हुई हो जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, ठीक है, या ट्यूबरकुलोसिस हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने पेशेंट को ये एंटीहिस्टामिन ड्रग्स नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अलावा यूज विद कॉशन इन इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, कार्डियक और रिनल डिजीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज। इसी तरह से जो हमारे साथ क्या कहते हैं BPH हमारे साथ इस मेरे माइंड से का जो शॉर्ट टर्म है एब्रीवेशन है वो निकल गया है, तो ये मैं आपको बता दूंगा चले। और प्रेगनेंसी। सो ऐसे जो कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, एहतियात के साथ। जी जी।
बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। हाँ जी बिल्कुल, बिनाइंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया। हाँ, तो इस कंडीशन में जो है हम अपने पेशेंट को अगर ये एंटीहिस्टामीन देते हैं तो फिर हम एहतियात के साथ देंगे, ठीक है। मतलब ये है कि इसकी जो डोज है उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ताकि किसी किस्म के एडवर्स इफेक्ट जो है इनमें मजीद जो है खाद ना करे और इनकी जो एबनॉर्मल कंडीशन है इसको मजीद जो है वर्स ना करे, ठीक है। तो एहतियात के साथ ऐसी कंडीशन में हम अपने पेशेंट को देंगे। रिपोर्ट एक्सेसिव सेडेशन। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, बीपीएच मेल में होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये इन्फ्लेम मेल हो में जाता है, उसकी होता है, मेल हाइपरट्रॉफी हो में। जाती है। बिनाइंग तो प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हाइपरप्लेजिया ये तो और मेल्स में चीज है। होता है, मेल्स में, ये मेल्स में होता है, ठीक है। यस रिपोर्ट, सर, हाइपरप्लेजिया और चीज है। हाँ जी, हाइपरप्लेजिया मतलब जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट से मुराद जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। हाइपरप्लेजिया से मुराद ये है कि उसके जो टिश्यूज होते हैं वो साइज में इनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पाथवे होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और इस वजह से यूरिन जो है वो आसानी से पास नहीं होता। तो बिनाइन ये प्रोस्टेट है। हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाँ, हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा लेयर बनना शुरू हो जाती है। हाँ जी वो बिल्कुल। नॉर्मली हमारे यूट्रस के अंदर इस तरह से होता है, जबकि हुँ, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि वो इन्फ्लेम्ड होके तो लार्ज हो गया है। हुँ। लेयर नहीं बन रही, वो लार्ज हो गया है। हाँ जी, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर बहुत सारे मसले होते हैं। तो ऐसे वो पेशेंट जिनको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो या कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी की हालत में हम एंटीहिस्टामिन्स को एहतियात के साथ अपने पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट एक्सेसिव सेडेशन और कंफ्यूजन और हाइपोटेंशन, अवॉइड ऑपरेटिंग एंड ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। इसके अलावा एंटीहिस्टामीन जब हम अपने पेशेंट को देते हैं तो ये सिडेशन को काज करती है। सिडेशन से मुराद ये है कि नशा सा जो है ये तारी करती है। इसके अलावा कंफ्यूजन काज करती है या हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन जो है काज करती है। तो इस वजह से वो लोग जिनको हम एंटीहिस्टामीन देते हैं तो उनको जो है हमने किसी भी तरह से जो है ड्राइविंग करने से जो है रोकना है, ठीक है। मतलब ड्राइविंग करने नहीं देनी, या कोई हैवी मशीन अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसके लिए जो है नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बंदा होता है उसको समझ नहीं आ रही होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान उनका हो सकता है। बेस्ट टॉलरेटेड विद टेकन विद फूड। इसी तरह से एंटीहिस्टामीन्स को अगर हम खुराक के साथ ही देते देते हैं, ठीक है, या खुराक खाने के बाद जो है इनको हम देते हैं तो इसकी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फिर ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये ड्राई माउथ, मतलब ये माउथ को क्या करती है, ड्राई करती है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है। सही है। तो ये एंटीहिस्टामीन्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप स्टूडेंट्स के साथ जो है शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको थोड़ी बहुत जो है समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं एंटी टूसिव एजेंट्स की तरफ। टूसिव किसे कहते हैं? टूसिव से मुराद कफिंग है, ठीक है। सो कफिंग के अगेंस्ट हम जो ड्रग यूज करते हैं, ठीक है, जो मेडिसिन यूज करते हैं तो उसको हम एंटी टूसिव एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। मतलब वो ड्रग्स या वो सिरप जो कि हम कांसी को ख़त्म करने के लिए, कांसी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो इसको हम एंटीटोसिव एजेंट्स कहते हैं। जैसे कि पल्मोनोल डी हो गया, ये एक वेल नोन सिरप है, ठीक है, जो कि कफिंग के लिए यूज़ होती है। इसी तरह से कालपोल हो गया, ठीक है, जो कि पुराने ज़माने में ये यूज़ किया जाता था फीवर और आधी कफ मेरी के क्लास लिए। हो रही है, तो अभी ये मोबाइल छोड़ हमारे दो। साथ क्या है, ये हमारे साथ एंटीटोसिव एजेंट्स है। सो ड्रग्स यूज टू स्टॉप और रिड्यूस कफिंग, ठीक है। ओपोइड एंड नॉन ओपोइड यूज ओनली फॉर नॉन प्रोडक्टिव कफ मे बी यूज इन केस वेयर कफिंग इज हार्मफुल, ठीक है। एंटीटूसिव एजेंट्स ये हमारे साथ वो ड्रग्स होते हैं जो कि हम खांसी को रोकने या उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे साथ इन ड्रग्स के अकसाम है जिसमें हमारे साथ ओपोइड एंटीटूसिव एजेंट्स भी आ जाते हैं, नॉन ओपोइड एंटीटूसिव एजेंट्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा
हम इसको सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वो कफ जिसमें किसी किस्म का स्पूटम वगैरह ना हो, ठीक है। जो ड्राई कफ होती है उसके लिए हम इसको सिर्फ यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो बहुत सेवियर कफिंग होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो एंटीट्यूसिव ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये कैसे होता है, कैसे ये काम करता है, तो ये क्या करता है, suppresses the cuff reflex by direct action on the cuff center in the medulla। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है हमारे ब्रेन में एक पोर्शन है, तो वहाँ पर जो है कफ सेंटर मौजूद है। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स उस कफ सेंटर में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद होता है उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, जिसकी वजह से कफ रिफ्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। जब कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इसके नतीजे में कफ जो है वो लोग नहीं करेंगे, कांसी जो है लोगों को नहीं आएंगी। तो इस तरीके से जो ओपोइड एंटीटोसिव ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें आपके पास कोडीन्स आ जाते हैं जैसे कि रोबिटूसिन और इसी तरह से हाइड्रोकोडोन्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एंटीटोसिव जो ओपोइड ड्रग्स होते हैं उसके नेम्स हैं। इसी तरह से जो नॉन ओपोइड एंटीटूसिव ड्रग्स होते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, suppresses the cuff reflex by numbing the stretch receptors in the respiratory tract and preventing the cuff reflex from being stimulated, ठीक है। जो नॉन ओपॉइड एंटीटोसिव ड्रग्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इसको सप्रेस करने के साथ साथ जो कफ रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करने से या उसको काज होने से क्या करता है, ये नॉन ओपॉइड ड्रग उसको रोकता है। तो जब रिस्पायरेटरी ट्रैक में मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर वो नम होंगे, ठीक है, उसमें नमनेस काज करेंगे। नमनेस से मुराद ये है कि उसमें फिर सेंसेशन जो है फील नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके साथ साथ जब कफ रिफ्लेक्स जो है वो स्टिमुलेट नहीं होंगे तो इसके नतीजे में ज़ाहिरी बात है फिर कांसी जो है वो नहीं होंगी। जब कांसी नहीं होंगी तो इस तरह से हमारे साथ जो एंटीटूसिव ड्रग्स है वो अपने इफ़ेक्ट्स को क्या करेंगे, शो करेंगे। सो नॉन ओपोइड में हमारे साथ जो एंटीटूसिव ड्रग्स आते हैं इसमें हमारे साथ बेंजोनेटेट आते हैं, ठीक है, बेंजोनेटेट, और इसके साथ साथ डिक्स्ट्रोमिथोफेन आते हैं, ठीक है। सो बेंजोनेटेट और डिक्स्ट्रोमिथोफेन के अगर हम इफ़ेक्ट्स को देखें या जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट है उसको देखें तो हमारे साथ बेंजोनेटेट जो है ये डिजीनेस को काज करती है, हेडेक को काज करती है, सेडेशन काज करती है, नाजिया काज करती है, और इसकी तरह से दूसरे अलामात जो है ये काज करती है। लेकिन जो डिक्स्ट्रोमिथोफेन होते हैं ये डिजीनेस काज करती है। डिजीनेस से मुराद ये है कि सर का भारी हो जाना, ठीक है, ड्राउजीनेस काज करती है, और नाजिया जो है ये काज करती है। इसी तरह से ओपोइड एंटीटूसिव एजेंट्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले ये सेडेशन काज करती है। सेडेशन से मुराद ये है कि नशा सा जो है ये बंदे पर तारी कर देती है, पेशेंट पर जो है नशा सा तारी कर देती है, जिसकी वजह से उसको नींद आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडेडनेस, ठीक है, और कंस्टिपेशन, ये सारे इसकी क्या है, एडवर्स इफेक्ट है जो कि ओपोइड एंटीटूसिव ड्रग्स काज करती हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। मजीद आगे बढ़ते हैं। एंटीटूसिव नर्सिंग इम्प्लीकेशन। सो डू नॉट ड्राइव और ऑपरेटिव honey or operative heavy machinery. Patient taking chewable tapes or lozenges should not drink liquid for 30 to 35 minutes afterward. Use for non-productive cough. Report a cough that lasts more than 1 week. Persistent headache, fever, rash, ठीक है। कहते हैं कि जब हम ये ड्रग्स पेशेंट को दे देते हैं तो इसके बाद जो है हमने अपने पेशेंट को ना तो ड्राइविंग करने के लिए छोड़ना है और ना ही किसी भी किस्म की हैवी मशीनरी यूज़ करने के लिए उनको छोड़ना है। इसके अलावा
पेशेंट को जो है ये ड्रग्स च्यूवेबल टेप में भी जो है मिल सकते हैं और लोजेंजेस फॉर्म में भी इसको मिल सकते हैं। जब भी हम पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो ड्रग देने के बाद 30 से लेकर 35 मिनट तक इन्होंने जो है किसी तरह से भी जो है पानी नहीं पीना। इसी तरह से इस ड्रग को जो है सिर्फ हम नॉन प्रोडक्टिव कफ को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई बंदा जो है वो कांसी कर रहा हो, वो कांस रहा हो और उसकी कांसी जो है उसका 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम जो है वो हो चुका हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है उनको हमने क्या करना है, डॉक्टर से उनका रुजू कराना है, डॉक्टर के थ्रू उनका प्रॉपर चेकअप करना है। इसी तरह से इस ड्रग की वजह से पेशेंट को जो है हेडेक भी हो सकती है, फीवर भी हो सकता है, या इस कफ के साथ जो है पेशेंट को सर दर्द भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है और स्किन में रेशेस जो है वो भी काज हो सकते हैं। सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स की तरफ। एक्सपेक्टोरेंट्स किसे कहते हैं? एक्सपेक्टोरेंट से मुराद ये है कि ये वो एबनॉर्मल रिस्पायरेटरी कंडीशन होती है जिसमें हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो है एबनॉर्मली म्यूकस सिक्रीशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जैसे कि सीने में जो है बलगम का होना, ठीक है। इसी तरह से क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक में सिक्रीशन का होना ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं। सो ड्रग्स दैट एड इन द एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकस, ठीक है, वो ड्रग्स जो कि जो म्यूकस होता है उसको ख़त्म करने में जो है हमें मदद देती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं। सो रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ सिक्रीशन एंड डिसइंटीग्रेट एंड थिन सिक्रीशन। ये क्या करती है, जो थिक म्यूकस होता है उसको क्या करती है, उसको थिन कर देती है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है, उसकी जो गाढ़ापन होती है उसको ख़त्म कर देती है और इसी तरह से वो आसानी से जो है सीने से जो है वो क्या हो जाती है, हट जाती है और इस तरह से वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। सो एक्सपेक्टोरेंट में हमारे साथ जो ड्रग्स जो इफेक्ट काज करते हैं तो कैसे काज करते हैं, बाय लूजनिंग एंड थिनिंग स्पूटम एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन द टेंडेंसी टू कफ इज इनडायरेक्टली डिमिनिश, ठीक है। ये क्या करती है, जब हम एक्सपेक्टोरेंट्स अपने पेशेंट्स को देते हैं तो एक्सपेक्टोरेंट्स का काम ये होता है कि ये हमारे सीने में जो मौजूद बलगम होता है, ठीक है, जो कि बहुत थिक हो चुका होता है और वहाँ पर चिपका हुआ होता है, तो उसको जो है ये लूज कर लेता है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है, उसको उसकी जो गाढ़ापन होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है और उसको बिल्कुल लिक्विड की तरह बना देती है, जिसकी वजह से जब हम कांसते हैं तो हमारे कांसने के साथ वो बाहर निकल आती है और इस तरह से वो हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वहाँ से जो है ये निकल कर बाहर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स जो है क्या करते हैं, इफ़ेक्ट्स को काज करता है और इस वजह से फिर लोगों को खांसी भी नहीं आती, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट्स अब हम कौन से कंडीशन में दे सकते हैं, कौन से एबनॉर्मल सिचुएशन में जो है हम अपने पेशेंट को ये ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़ फॉर द रिलीफ ऑफ प्रोडक्टिव कफ एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड, bronchitis, laryngitis, pharyngitis, cough caused by chronic nasal sinusitis, pertussis, influenza and measles। मतलब ये है इसका कि वो कंडीशन जिसमें एक पेशेंट जो है वो कफ कर रहा हो और कफ के साथ वो प्रोडक्टिव कफ कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने पेशेंट को ये एक्सपेक्टोरेंट दे सकते हैं। कॉमन कोल्ड सिचुएशन में दे सकते हैं, ब्रोंकाइटिस सिचुएशन में दे सकते हैं। ब्रोंकाइटिस का अभी आपको स्टार्ट में ही मैंने बताया कि ये वो एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक की वो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारे जो ब्रोंकी होती है वो इन्फेक्शन की वजह से, इरिटेंट्स की वजह से इरिटेट हो जाती है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है और इसके साथ साथ ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस जो है वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस सिचुएशन में हम ये एक्सपेक्टोरेंट दे सकते हैं। लेरेंजाइटिस में जिसमें हमारा जो लेरिक्स है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हुई होती है। फेरेंजाइटिस फेरिक्स में जब इन्फ्लेमेशन काज हुई होती है, ठीक है। कफ
काज बाय क्रॉनिक पैरानेजियल साइनोसाइटिस की वजह से जो कफिंग कर रहे होते हैं उसके लिए हम एक्सपेक्टोरेंट जो है दे सकते हैं, परटूसिस के लिए दे सकते हैं मतलब कांसी, काली कांसी। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा और मीजल, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ये एक्सपेक्टोरेंट दे सकते हैं। इसके जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो यही है कि ये नाजिया काज कर सकती है, वोमिटिंग काज कर सकती है और गैस्ट्रिक इरिटेशन जो है ये काज कर सकती है। क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। इसमें ऐसी कोई मुश्किल जो है बात नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है समझ में आ रही होगी। तो इंशाल्लाह इसको जब आप एक दो बार दोबारा से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पानी की तरह आसान हो जाएंगी। नर्सिंग इम्प्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। Expectorant should be used with caution in elderly or those with asthma or respiratory insufficiency। मतलब वो लोग जिनकी एज हो चुकी होती है, जो ओल्ड एज के होते हैं, तो ऐसे लोगों को एक्सपेक्टोरेंट जो है हमने एहतियात के साथ जो है उनको देना है, एडमिनिस्टर करना है। या वो लोग जो को अस्थमेटिक होते हैं या रिस्पायरेटरी इंसफिशिएंसी का शिकार होते हैं, तो उनको जो है हमने ये क्या करनी है, एहतियात के साथ देनी है। पेशेंट टेकिंग एक्सपेक्टोरेंट शुड रिसीव मोर फ्लूइड। वो पेशेंट जो कि एक्सपेक्टोरेंट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पीना होगा, ठीक है। इफ़ परमिटेड टू हेल्प लूजन एंड लिक्विफाइड सिक्रीशन, इससे ये होगा कि इससे जो म्यूकस है उसकी जो गाढ़ापन है वो भी ख़त्म होंगी और आसानी से जो है वो वहाँ से रिमूव होंगी, ख़त्म होंगी। इसके अलावा रिपोर्ट अ फीवर, कफ और अदर सिम्टम्स लास्टिंग लॉन्गर देन अ वीक। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट हो, उनको एक हफ्ते से ज़्यादा जो है फीवर का हो चुका हो, ठीक है, कफ का हो चुका हो या इससे रिलेटेड दूसरे अलामात का जो है एक हफ्ते से ज़्यादा जो है टाइम पीरियड हो चुका हो, तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने जो है अपने डॉक्टर से रुजू करना होगा और प्रॉपर अपनी चेकअप करनी होगी। सही है? सर ये एस्थमेटिक पेशेंट को क्यों नहीं देते एक्सपेक्टोरेंट? कौन से पेशेंट को? कौन से पेशेंट का कह रही है आप? सर एक्सपेक्टोरेंट एस्थमेटिक पेशेंट्स को क्यों नहीं देते? तो अस्थमाटिक पेशेंट को इस वजह से नहीं देते कि ऑलरेडी सर वो, एस्थमेटिक पेशेंट को एक्सपेक्टोरेंट क्यों नहीं देते? हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं तो उनको ऑलरेडी जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, ठीक है। ऑलरेडी जो है वो अस्थमा का शिकार होते हैं, ऑलरेडी उनके लंग जो है वो इफेक्टेड हो चुके होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन से। तो इनसफिशेंसी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में, तो उस ऑक्सीजन नीड को पूरा करने के लिए जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ होता है और हम पर मिनट के लिहाज से 20 प्लस से लेकर 30 प्लस जो है ब्रीथ इन और आउट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा या एहतियात किए बगैर हम देते हैं, ठीक है, तो जो सिक्रीशन होती है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसकी विस्कोसिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है, या वो उसमें कमी आ चुकी होती है, वो लिक्विफाइड फॉर्म में आ चुका होता है। तो ज़ाहिर बात है जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह से वो लंग्स में जा सकता है और इसके अलावा उनको दोबारा से नुमोनिया हो सकता है। तो में हमारे साथ ये वो मेडिसिन्स होते हैं, ये वो ड्रग्स होते हैं जिसको हम ख़ास तौर पर कंजेशन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, कंजेशन को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। कंजेशन किसे कहते हैं? कंजेशन ये हमारे साथ वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें जब कहीं पर इन्फ्लेमेशन हुई हो, ठीक है, कहीं पर स्वेलिंग हुई हो, तो इस वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो है वहाँ पर जमा हो जाती है जिसकी वजह से जो है कुछ ख़ास तरह का ब्लॉकेज जो है वो बन जाता है। तो इस
एक्यूमुलेटेड फ्लूइड को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डी कंजेस्टेंट यूज़ करते हैं। डी किसे कहते हैं, डी से मुराद नो या डी से मुराद रिमूव करना होता है। तो डी कंजेस्टेंट से मुराद ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि कंजेस्टेंट्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इसको हम डी कंजेस्टेंट कहते हैं। सही है। So decongestants are medicines that relieve congestion by reducing swelling, inflammation, and mucus formation within the nasal passages or the eyes. They have no other effect on symptoms such as a runny nose or a sneezing. ठीक है। तो decongestants ये वो medicines होते हैं जो कि हम congestion से relieve हासिल करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और म्यूकस फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से मज़ीद फ्लूइड जो है उसकी एक्यूमुलेशन नहीं होती और इस तरह से जो कंजेस्टेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। डिकंजेस्टेंट मे बी टेकन orally to help relieve congestion that is affecting the nose, sinuses and eyes, or spray directly in the nose or instill in the eye for more local effect। इसी तरह से जो डिकंजेस्टेंट होते हैं तो इसको हम ओरली भी जो है यूज़ कर सकते हैं या इनहेलेशन के फॉर्म में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओरली जब हम इसको लेते हैं तो इससे हमारी जो नोज़ है, साइनोसिस है और आइज़ जो कि इफ़ेक्ट हुए होते हैं उसके लिए हम ये क्या करते हैं, ये इफ़ेक्टिव रहते हैं और ये इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से इस स्प्रे के फॉर्म में भी हम ये क्या करते हैं, डायरेक्टली नोज़ में जो है स्प्रे करते हैं या आइज़ में जो है ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और इस तरीके से जो कंजेस्टेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इस ड्रग्स के ज़रिए रिमूव करते हैं। क्लियर है। ये टर्मिनोलॉजीज जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये टर्मिनोलॉजीज भी आ सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टर्मिनोलॉजीज जो है आपको क्लियर हो, इसका मतलब जो है आपको क्लियर हो। अच्छा जी, हमारे साथ डीकंजेस्टेंट के टाइप्स है। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं हमारे साथ डीकंजेस्टेंट के, जिसमें आपके पास एड्रेनर्जिक डीकंजेस्टेंट आ जाते हैं, एंटीकोलिनर्जिक आ जाते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं। अगर हम डोजेज फार्म की बात करें तो ये हमारे साथ ओरल फार्म में भी होता है, इनहेलेशन फार्म में भी होता है और टॉपिकल फार्म में भी होता है। मतलब तीनों फार्म में जो है ये हमारे साथ अवेलेबल होता है। ओरल फार्म में भी होते हैं, मतलब ओरल में टैबलेट के फार्म में भी ले सकते हैं या सिरप के फार्म में भी। इनहेलेशन में ज़ाहिरी बात है हम क्या करते हैं, स्प्रे के फार्म में लेते हैं, गैशियस फार्म में होते हैं। और टॉपिकली जो है ये ऑइंटमेंट, क्रीम वगैरह के फार्म में हमारे साथ होते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से एड्रेनर्जिक डीकंजेस्टेंट की अगर हम बात करें तो एड्रेनर्जिक डीकंजेस्टेंट क्लास में हमारे साथ बहुत सारे जो हैं हमारे साथ डीकंजेस्टेंट ड्रग्स जो है आते हैं, जो कि सिम्पैथो मिमेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जो एंटीकोलिनर्जिक क्लास है हमारे साथ डीकंजेस्टेंट की, तो इसमें इतने ज़्यादा वेराइटीज़ जो है वो यूज़ नहीं होते और ना ही ये कॉमनली इतनी ज़्यादा यूज़ होती है। और ये हमारे साथ पैरासिम्पैथोलेटिक फॉर्म में जो है या पैरासिम्पैथोलेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जो कॉर्टिको स्टेरॉइड फॉर्म में होते हैं तो ये हमारे साथ टॉपिकल और इंट्रानेजल स्टेरॉइड फॉर्म में जो है हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। इसमें हमारे साथ टॉपिकल और इंट्रानेजल स्टेरॉइड फॉर्म में डीकंजेस्टेंट जो है हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। तो अब केम्यू के एग्जाम में ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीकंजेस्टेंट। तो डीकंजेस्टेंट के आपके पास कितने टाइप्स है मेजर, 3 टाइप्स है, एड्रेनर्जिक डीकंजेस्टेंट, एंटीकोलिनर्जिक डीकंजेस्टेंट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड डीकंजेस्टेंट। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। सही है। ओरल डीकंजेस्टेंट की अगर हम बात करें तो ओरल डीकंजेस्टेंट्स का जो इफेक्ट्स होते हैं, ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है तो ये लॉन्ग होता है, लेकिन जब हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो एडमिनिस्टर करने के बाद ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करने में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन जब इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो वो इफ़ेक्ट्स फिर एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो है वो
मौजूद होते हैं, ठीक है। इफेक्ट लेस पोटेंट देन टॉपिकल, नो रिबाउंड कंजेशन, ठीक है। इसी तरह से इसके जो इफेक्ट्स होते हैं तो ये टॉपिकल डीकंजेस्टेंट के बनिस्बत थोड़े से कम होते हैं, और इसके साथ साथ इससे जो कंजेशन ख़त्म हो जाती है तो वो फिर दोबारा नहीं होती, ठीक है, दोबारा उसकी रिकरेंस नहीं होती। इसी तरह से टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट्स की अगर हम बात करें तो टॉपिकल एड्रेनर्जिक हैव अ प्रोप ऑनसेट, पोटेंट सस्टेन यूज ओवर सेवरल डेज, काज रिबाउंड कंजेशन मेकिंग द कंडीशन वर्स, ठीक है। इसी तरह से जो टॉपिकल एड्रेनर्जिक डिकंजेस्टेंट होते हैं तो ये जब हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देते हैं तो उसी टाइम ये इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो भी शदीद इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसको हम सेवरल डे के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि इसको यूज़ करने से जो कंजेशन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। मतलब यह है कि जब हम इस ड्रग को स्टॉप कर लेते हैं, डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, तो दोबारा से जो है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो है वो शुरू हो जाती है, कंजेशन जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, और इस तरह से ये कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट्स की अगर हम टाइप की बात करें तो इसमें हमारे साथ एड्रेनर्जिक में भी आते हैं और इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स में भी आते हैं। एड्रेनर्जिक में हमारे साथ फिनाइल इफिरीन है, ठीक है, और इंट्रानेजल स्टेरॉइड में हमारे साथ नेजेलेट्स और फ्लोनेज है, ठीक है। नेजेलेट एंड फ्लोनेज जो है ये हमारे साथ इंट्रानेजल स्टेरॉइड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं डिकंजेस्टेंट, और एड्रेनर्जिक में हमारे साथ फिनाइल इफ्रीन फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। एड्रेनर्जिक डिकंजेस्टेंट की अब अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें कि किस तरह से ये काम करते हैं तो सबसे पहले ये क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई अपर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, एज अ रिजल्ट these tissues shrink and nasal secretion in the swollen mucous membrane are better able to drain, nasal stiffness is relieved। अच्छा जी, ये जो एड्रेनर्जिक डिकंजेस्टेंट होते हैं तो इसको जब हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो एडमिनिस्टर करने के बाद ये हमारे बॉडी के साथ क्या करता है, इसकी फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, ये सबसे पहले हमारे जो छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जैसे कि कैपिलरीज वगैरह हो गई, इसको क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को फिर ब्लड जो है वो नहीं जा पाता, ठीक है, सर्कुलेशन जो है वो नहीं होती, सप्लाई जो है वो नहीं होता, और इसके नतीजे में ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें मौजूद जो फ्लूइड जमा हुआ होता है तो वो आसानी से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो जो है एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से जो नेजल स्टिफनेस वहाँ पर काज हुई थी, ठीक है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से वो स्टिफनेस भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये एड्रेनर्जिक डिकंजेस्टेंट जो है अपने इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह से जो नेजल डिकंजेस्टेंट है ये किस तरह से इफेक्ट्स काज करती है, ये श्रिंक इंगोर्ज नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन को श्रिंक करती है, और इसी तरह से जो नेजल स्टिफनेस होती है एक्यूमुलेशन की, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से, तो वो नेजल स्टिफनेस जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेजल स्टिफनेस से मुराद जो सख्ती उसमें पैदा हुई होती है, जो पार्ट जो है वो सख्त हुआ होता है फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से, तो वो फ्लूइड जब निकल जाता है तो वो पार्ट जो है दोबारा से उसी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरह से नेज़ल डिकंजेस्टेंट हम कब दे सकते हैं हम अपने पेशेंट को, तो रिलीफ और नेज़ल कंजेशन एसोसिएटेड विद एक्यूट एंड क्रॉनिक रिनाइटिस, एक्यूट और क्रॉनिक रिनाइटिस की वजह से नेज़ल मेम्ब्रेन या नेज़ल कैविटी में फ्लूइड की जब एक्यूमुलेशन हुई हो तो ऐसे सिचुएशन में हम दे सकते हैं, कॉमन कोल्ड में दे सकते हैं, साइनोसाइटिस में दे सकते हैं, है फीवर में दे सकते हैं, और दूसरे एलर्जिक कंडीशन में हम ये नेज़ल डिकंजेस्टेंट
दे सकते हैं। इसी तरह से इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को अगर आप लोग देखें तो ये नर्वसनेस काज कर सकती है, इंसोमिया काज कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो लेयर्स होते हैं या जो वाल्स होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक हुए होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात सांस लेने में भी लोगों को दुश्वारी होती है। तो इस वजह से लोगों को फिर नींद नहीं आती, पल्पिटेशन काज करती है, ट्रिमर काज करती है, लोकल म्यूकोजल ड्राइनेस काज करती है और इरिटेशन जो है ये काज कर सकती है। तो ये नेजल डीकंजेस्टेंट के क्या है, एडवर्स इफेक्ट है जो कि इस वजह से काज हो सकते हैं। नेजल डीकंजेस्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन। अच्छा जी, डीकंजेस्टेंट may cause hypertension, palpitation, and central nervous system stimulation. So avoid patient with these conditions. तो वो पेशेंट जो कि ऑलरेडी हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, पल्पिटेशन का शिकार हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उनकी क्या हो, डिस्टर्ब हो, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, ये डीकंजेस्टेंट नहीं देंगे। सो पेशेंट शुड अवॉइड कैफीन एंड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट। इसी तरह से वो पेशेंट जो है उनको, जिनको कंजेस्टन या कंजेशन हुई हो, तो उन्होंने कैफीन और कैफीन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करना नहीं होगा, ठीक है, उससे अपने आप को मना रखना है। तो ये कुछ नर्सिंग इम्प्लीकेशन है जिसका जो है पेशेंट्स ने क्या करना होगा, ख्याल रखना होगा और आपने इन चीज़ों को याद रखना होगा। सही है सर? जैसे नेजल कंजेशन हुई है तो इसमें चाय और कॉफी नहीं लेंगे? जी जी बिल्कुल, कैफीन और कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट जो है हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन सर बाज लोगों को तो उससे रिलीफ मिल जाता है। हाँ ठीक है, वो तो खैर वो तो एक दूसरी कंडीशन होती है ना, वो तो दूसरी कंडीशन होती है, वो तो इस तरह से कोई ख़ास बीमारी नहीं होती, ठीक है, वो तो एक टेम्परेरी टाइम के लिए बंदे की जो क्या कहते हैं नाक जो है वो बंद हुई होती है, ठीक है। तो हम उसको इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ये कंजेशन जो है ये हमारे साथ एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो कि इन्फेक्शन की वजह से काज हो सकती है, एलर्जन की वजह से जो है काज हुई होती हैं, जिसमें जो फ्लूइड होता है बॉडी का वो एबनॉर्मली एक्यूमुलेट हुआ होता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम कैफीन से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो हम नहीं ले सकते। आम तौर पर जो हम कैफीन लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं जब हमें ज़ुकाम हुआ हो, ठीक है, या गला हमारा ख़राब हो या इस तरह से नाक हमारी बंद हो, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में हम लेते हैं ना। यहाँ पर कंजेशन की बात हो रही है और डीकंजेस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम फिर इसको अवॉइड करेंगे। सही है। यस सर। सर कंजेशन में भी नाक बंद होता है तो वो तो चाय पीने से खुल जाता है। हाँ हाँ, कभी कभी खुलता है ज़रूरी नहीं है कि चाय पी लिया और चाय पीने से जो है नाक खुल जाए, और उसके लिए हम फिर चाय नहीं पीते, उसके लिए फिर हम कहवा लेते हैं, ठीक है, कहवा, ग्रीन टी जो है ना सर वो ये लेते हैं। डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, जैसे मतलब स्वेयर किस्म का इन्फेक्शन हुआ हुआ तो तब मतलब हम लोग नहीं ले सकते। बिल्कुल। अब आ जाते हैं ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक। रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है ये इनवॉलेंट्री किस तरह से अंडर कंट्रोल में रहता है, किस तरह से जो है ये काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स इज रिलैक्स बाय बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको गौर से सुने। कहते हैं कि जो ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स होते हैं तो ये किस तरह से रिलैक्स होते हैं, जब बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स
जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है, और इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। तो ये बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेट से मुराद ये है कि ये एक्टिवेट होते हैं, तो इसके एक्टिवेट होने की वजह से जो ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह से इसकी कंट्रैक्शन कब होती है, ये कंट्रैक्ट कब होते हैं, ये कंट्रैक्ट तब होते हैं जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से ये ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखनी है। पहली पॉइंट तो ये है कि जब ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं तो इसके रिलैक्स होने में कौन से जो रिसेप्टर्स है वो रोल प्ले करते हैं, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो रोल प्ले करते हैं। जब बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो इसके नतीजे में ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, मतलब ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं और बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जब क्या हो जाते हैं, उसकी स्टिमुलेशन ख़त्म हो जाती है, तो इसके नतीजे में जो ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से रिस्पिरेटरी सिक्रीशन आर इंक्रीज बाय कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन। जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो इसकी वजह से रिस्पिरेटरी सिक्रीशन जो है ये इंक्रीज होती है। इसी तरह से ड्रग्स दैट इंक्रीज इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडायलेशन। वो ड्रग जो कि इंट्रासेलुलर लेवल पर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन होती है। जो ब्रोंकाई होते हैं हमारे वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। डायलेट से मुराद वो खुल जाते हैं। तो ये कुछ दो तीन पॉइंट है जो कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर अपने साथ नोट कर लेने हैं और याद कर लेने हैं। सही है, इम्पोर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आ सकता है। सर क्लासिफिकेशन इसमें रिसेप्टर होते कितने हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जी, ब्रैंक्यूल्स में कितने होते हैं? किस में, सर कितने receptors होते हैं, कितने रिसेप्टर्स होते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम ब्रोंक्यूल? में। जी जी, रिस्पिरेटरी सिस्टम में टोटल। बहुत सारे रिसेप्टर्स है। अगर टोटल गिनती करें तो उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि हमारे रिस्पिरेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, तो इसमें जो मेजर आपके पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के होते हैं, तो इसमें एक हमारे साथ पोन आता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आते हैं, ये दो एरिया इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से मसल में आपके पास फ्रीनिक नर्व हो गए, ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है इंटर मस्कुलोस्केलेटल नर्व हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो इसके स्टिमुलेशन की वजह से, जब फ्रीनिक नर्व स्टिमुलेट होते हैं तो इसकी वजह से जो डायफ्राम होता है जो कि डोम शेप में होता है, ठीक है, ये डायफ्राम जो है डोम शेप में होता है, इसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उसको फ्रीनिक नर्व कहते हैं। जब ये फ्रीनिक नर्व क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो यहाँ पर जो मसल होते हैं डायफ्राम में, तो ये डोम शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हुए ये फ्लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर लंग्स के लिए जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से इंटरमस्कुलोस्केलेटल जो मसल्स होते हैं उसमें हमारे साथ मस्कुलर क्या होते हैं, नर्व होते हैं। जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो स्टर्नम है, हमारे जो रिब्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं ब्रीथिंग इन के दौरान। जब ब्रीथिंग हम इन करते हैं तो ये ऊपर और बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब ब्रीथिंग आउट करते हैं तो ये नीचे और अंदर की तरफ वापस आना शुरू कर जाते हैं। और जो डोम शेप होता है डायफ्राम का, तो ये दोबारा से फ्लेट से कन्वर्ट होकर दोबारा से ये डोम शेप में आ जाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे इसमें हमारे साथ न्यूरॉन्स, रिसेप्टर्स
इसी तरह से बहुत सारे जो है हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इस रिस्पायरेटरी सिस्टम को पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो यही है जो कि मैंने आपको बताई। सही है। ओके सर, थैंक यू। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग। एंटी अस्थमेटिक मतलब अस्थमा के लिए जो मुख्तलिफ ड्रग यूज़ होते हैं जो कि हम अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साथ जो क्लास आती है वो है ब्रोंको डायलेटर्स की। ठीक है। ब्रोंको डायलेटर से क्या मुराद है? ब्रोंको डायलेटर से मुराद ये है कि ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं उसको डायलेट करते हैं। आप लोगों ने अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम देखा होगा ना कि यहाँ से हमारे साथ आता है, ठीक है, और इस तरह से एक ब्रोंकाई इस तरफ गया होता है, एक इस तरफ गया होता है। ये आपकी क्या है? ये आपकी ब्रोंकाई है। ठीक है, ये आपकी ब्रोंकाई है। सो ये लंग से बाहर जो आपको नजर आ रहा है, जिसको मैं ग्रीन लाइन से सर्कल कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये ब्रोंको डायलेटर है। ब्रोंको डायलेटर इसको हम क्यों यूज करते हैं? इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो एरिया है ये क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और गैसेस जो है वो आसानी से जो है अंदर बाहर जा सके। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेटर देते हैं ताकि ब्रोंकाई को ये क्या करे, डायलेट करे और रास्ता जो है वो खुल जाए गैसेस के लिए। क्लियर है? अच्छा जी। सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट सल्ब्यूटामोल, सलमेट्रोल एंड फोरोमेट्रोल, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ब्रोंको डायलेटर है, बीटा ए बीटा टू एगोनिस्ट। ठीक है। इसी तरह से जो नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक्स है, ठीक है, तो इसमें आपके पास इफिनेफ्रीन्स आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से इफिड्रीन्स आ जाते हैं और आइसोप्रेनलीन्स आ जाते हैं। तो ये आपके पास नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक्स ब्रोंकोडायलेटर्स है। और जो आपके पास सेलेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर है तो वो सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट है, जिसमें आपके पास सल्ब्यूटामोल्स आ जाते हैं, सलमेट्रोल्स आ जाते हैं और फोमेट्रोल्स आ जाते हैं। सही है। इसी तरह से एंटीकोलिनर्जिक्स में आपके पास एप्राट्रोपियम्स आ जाते हैं और टाइट्रोपियम्स आ जाते हैं। इसके अलावा मिथाइलजेंटीन्स में आपके पास थियोफिलीन्स, एमिनोफिलीन्स और डाइप्रोफिलीन्स आ जाते हैं। तो ये सारे क्या है? ये सारे आपके पास ब्रोंकोडायलेटर्स है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जो हम पढ़ रहे हैं तो ये अब हम ब्रोंकोडायलेटर्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की क्लास में अगर हम ब्रोंकोडायलेटर्स को देखें तो ओरली हमारे साथ प्रेडनिसोलोन्स आते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन्स आते हैं। इनहेलेशन फॉर्म में हमारे साथ बिक्लोमिथासोन और इसी तरह से फ्लिनोसोलिड्स आते हैं। मेस सेल्स स्टेबलाइजर में हमारे साथ निडोक्रोमिल और कीटोटाइफिन्स आते हैं। लिकोट्रीन मॉड्यूलेटर में हमारे साथ जेफी ल्यूकास्ट और इसी तरह से मोटी ल्यूकास्ट आता है। मोनोक्लोनल एंटी इम्यूनोग्लोब्युलिन ई एंटीबॉडी की अगर हम बात करें, मोनोक्लोनल आईजीई से क्या आता है? इम्यूनोग्लोब्युलिन ई आता है। ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटी इम्यूनोग्लोब्युलिन ई एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे साथ ओ मेलिजोनिब आता है। ठीक है। ओ मेलिजोनिब आते हैं। सही है। तो ये सारे हमारे साथ क्या है? ये सारे हमारे साथ ब्रोंकोडायलेटर है। इनके अपने खास फंक्शन होते हैं जिसको अब हम आगे स्लाइड में वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है कि नहीं, पढ़ते हैं आगे।